एक क्वेश्चन दिया था वो, आज कम लोग हैं, कल टेस्ट है, टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। कोई बात नहीं, वो तो कुछ लोगों को टेस्ट में ही नंबर लाने होते हैं तो अपना उनको मिल जाएंगे टेस्ट में नंबर। तो लोगों को तो टेस्ट में नंबर नहीं चाहिए ना, मतलब ऑब्वियसली। देखो जिनको टेस्ट में नंबर चाहिए वो मुझे पहले बता दे, मैं उनको पेपर दे दूंगा। हाँ नीट वाले तुम लोग, नीट वाला होता तो हम तुम लोग पढ़ा रहे होते, मैं उधर ही बेच रहे होते किसी को। एक पेपर बेचेंगे साल भर का निकल आएगा, साल भर का 2-3 साल का निकल आएगा। खैर, तो एक क्वेश्चन दिया था रेट ऑफ, क्या क्वेश्चन था लास्ट, रेशियो ऑफ रेट ऑफ HCl एंड अमोनिया, नहीं? हाँ हाँ, अमोनिया एंड HCl, वो कितना आ रहा था? क्वेश्चन मेरा ये था कि मान लो कि एक कोई नैरो ट्यूब है, ऐसा लग रहा है। और इस साइड में इधर रखा हुआ अपने पास एक कंटेनर अमोनिया 1 atm प्रेशर पे, और यहाँ भी रखा हुआ है, इधर रखा हुआ है HCl 1 atm प्रेशर पे। बीच में यहाँ स्टॉप कॉर्क लगा रखा है। जब ये स्टॉप कॉर्क को ओपन करेंगे तो अमोनिया इधर से आगे बढ़ेगा और HCl उधर से आगे बढ़ेगा, दिख रहा है ना वे? तो बीच में कहीं मिलेंगे, और जहाँ मिलेंगे वहाँ पे HCl और अमोनिया के बीच में क्या होगा, रिएक्शन होगी और वहाँ पे NH4Cl का फॉर्मेशन हो। अब NH4Cl वैसे तो मतलब सॉलिड होता है, पर शुरू में फ्यूम बनता है NH4Cl का वाइट कलर का, ठीक है? जहाँ मिलेगा वहाँ पे NH4Cl का फ्यूम बनेगा, वाइट फ्यूम बनेगा। अब अमोनिया तेजी से मूव कर रहा है या HCl तेजी से मूव कर रहा है? अमोनिया। तो ये जो ये दोनों मिलेंगे वो कहाँ मिलेंगे एग्जैक्टली exactly? जैसे मान लें कि ये मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट है कोई M, मिड पॉइंट पे मिलेंगे, मिड पॉइंट से अमोनिया के बीच में मिलेंगे, मिड पॉइंट से HCl के बीच में मिलेंगे, मिड पॉइंट से किधर मिलेंगे, HCl की तरफ मिलेंगे। ये सबको समझ में आता है? ये बहुत कॉमन सी चीज़ है। ऑब्वियसली जो तेज मूव करेगा वो ज़्यादा दूरी ट्रेवल करेगा तो अपने से दूर मिलेगा ना। ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, और जेई में भी आया हुआ है ना, एम्स में पूछा हुआ है। हाँ खैर, पर मैं एम्स की प्रिपरेशन ऐसा एम्स का क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, मैं उससे ऊपर का क्वेश्चन कराऊंगा। तो तो तुम्हें बताना है कि अगर ये लेंथ 1 मीटर है, तुम्हें बताना है कि ये एग्जैक्टली कौन सी जगह पे मिले, वो डिस्टेंस क्या होगी जहाँ पे वो मिलेंगे। क्या, फोटो बनाओ और क्वेश्चन लिखो। आज यही नहीं आई है, कहाँ गई? ये
स्कूल में 2 क्लास थी ना? मैंने कुछ तो सेकंड क्लास कौन से सर लिए हैं? सभापति। बना लिए फोटो? देखो, कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम अमोनिया एंड डिस्टेंस फ्रॉम अमोनिया एंड where the first white fume produced. Where the first white fume produced. देखो, थोड़ी देर बाद तो पूरे ट्यूब में ही वाइट फ्यूम हो जाएगा, लेकिन पहली बार जहाँ वाइट फ्यूम बनेगा वो तुम्हें बताना है। क्या? इफ बोथ स्टॉप कॉर्क्स आर ओपन साइमल्टेनियसली। इफ बोथ स्टॉप कॉर्क्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, दोनों को एक साथ खोल रहे हैं, ऑब्वियसली अगल अलग अलग टाइम पे खोलेंगे तो फिर दिक्कत। कितने लोग कुछ ना कुछ आंसर निकाल लिए? चलो देखते हैं। तो मान लो कि यहाँ से निकलने के बाद कुछ एक्स डिस्टेंस पे मिलते हैं। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी हो जाएगी?
एक्स, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 1 - एक्स। अब इसके बाद बेसिक काइनेमेटिक्स यूज़ करेंगे फिजिक्स का। फिजिक्स में आता है ना, अमोनिया ज़्यादा तेज़ी से मूव करेगा या HCl है? अगर HCl v वेलोसिटी से मूव कर रहा तो अमोनिया कितने से मूव करेगा? 1.46 v से मूव करेगा ना। t टाइम बाद अगर x डिस्टेंस पे मूव करता है तो वेलोसिटी इनटू टाइम इज इक्वल टू कितना आएगा? x। और उसमें भी वेलोसिटी इनटू टाइम इज इक्वल टू कितना होगा? 1 - x। डिवाइड कर दे क्या? bt से bt कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा x डिवाइडेड बाई 1 - x इज इक्वल टू 1.46। ये आ रहा है क्या? इसको सॉल्व करके x की वैल्यू बता पाओगे? फाइव नाइन थ्री सिक्स, हाँ हाँ हाँ, 5 9 मीटर आएगा, 59.3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आंसर कितने लोग सही से निकाल पाए थे अपने मन से? ठीक, बहुत अच्छी बात। एक और ऐसा ही दे तो कर लोगे? तो कर लोगे ना? मान लो कि एक कोई ऐसा क्लासरूम है और इसमें कुछ 10 लोग बैठे हुए हैं। दस है, इनका नंबरिंग करेंगे तो ऐसा 1 10 लोग ऐसे लाइन से बैठे हुए हैं। केमिस्ट्री क्लास चल रही है, बेचारे बोर हो रहे हैं। और इस साइड से हम लाफिंग गैस मिला। लाफिंग गैस जानते हो? लाफिंग गैस कभी सूंघे हो? वेरी गुड, सूंघना भी मत। हाँ, तो सूंघने से क्या होता है? कभी तो उसका नाम लाफिंग गैस है। पर उसको ज़्यादा सूंघ लो तो इंसान पागल भी हो सकता है, और बहुत ज़्यादा सूंघ लो तो मर भी सकता। ठीक है, सूंघने को मिलेगा, सूंघोगे कि नहीं सूंघोगे? थोड़ा सूंघ सकते, ये देखने के लिए कि लाइक कैसा लगता है ना। कभी ऐसा लैब में बनाने की कोशिश मत करना है, बहुत खतरनाक होता है। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं हो बनता कैसे है। अच्छा, जब मैं पहली बार लैब में गया था ना, केमिस्ट्री के लैब में, तो मुझे बड़ा क्यूरियोसिटी रहती थी कि ऐसा कोई कोई गैस सुन के कैसे कोई हंस सकता है बिना चुटकुला सुना है। मतलब इंसान चुपचाप बैठा है, अचानक से उसको एक गैस इनहेल करा दिए और वो हंसने लग गया बिना कुछ सोचे। मुझे समझ ही नहीं आता था कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है कि एक गैस सूंघा और हंस रहा। तो मुझे हमेशा एक क्यूरियोसिटी रहती थी कि आखिर लाफिंग गैस सूंघने से हंसी क्यों आती है, मुझे समझ ही नहीं आता था। तो मैंने कहा इसका तो एक ही सोल्यूशन है, बना के देखा जाए। हाँ, तो मैंने बुक्स पढ़ाई शुरू की कि देखा कि भाई उस टाइम पे नेट वगैरह होता नहीं था, यूट्यूब में ऐसा नहीं था कि यूट्यूब पे जाके सर्च कर रहे हैं, गूगल पे।
मेरे पास तो ऐसा पीसी वगैरह भी नहीं था। ये बात है 2004 टाइम पे, अब से 20 साल पहले लगभग। उस टाइम पे इंटरनेट इतना नहीं पॉपुलर था बहुत लिमिटेड लोगों के पास था। मेरे पास तो बिल्कुल भी नहीं था। हमारे स्कूल में कंप्यूटर लैब भी नहीं था। क्या तो अगर होता तो उसमें भी नेट नहीं होता। तो ऐसी बुक से इधर उधर देखा तो मुझे पता चला कि जिंक डस्ट में डाइल्यूट HNO3 की रिएक्शन कराते हैं तो रिडक्शन होके लाफिंग गैस बनती है ना, नाइट्रस ऑक्साइड गैस बनती है। मैंने एक बीकर लिया, डाइल्यूट HNO3 पड़ा रहता है, मैं जिंक घोल के ससूंगा तो एक थोड़ा सा उसमें बना था। तो मुझे ऐसा कोई हंसी तो नहीं आई, मतलब वो एक ना कुछ स्वीट सी स्मेल आ रही थी, ऐसा किसी मिठाई की दुकान में छोड़ दिया किसी ने, कोई बहुत दूर से, कोई ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं कोई मिठाई सूंघने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई नई कोई मिठाई की डिश है, ऐसा कुछ महक रहा था। अच्छा महक रहा था, सूंघने में अच्छा लग रहा था, पर हंसी तो नहीं आ रही थी। क्या यार, क्या मजाक है। फिर मुझे लगा कि शायद ये मैंने कम बनाया है। तो नीचे दूसरा मेथड लिखा था कि ज़्यादा बनाने के लिए क्या कर। ज़्यादा बनाने के लिए एक सब्सटेंस होता है, अमोनियम नाइट्रेट। इसको जब डिकम्पोज करते हैं N2 गैस बनती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट। क्या ये सही है? कम में कुछ पता नहीं चल रहा, थोड़ा ज़्यादा बना के देखते हैं, शायद उससे हंसी आ जाए। तुम्हें पता होगा अमोनियम नाइट्रेट बहुत एक्सप्लोसिव होता है, ऐसा लैब में रखा नहीं रहता। क्या? मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, अमोनियम तो है अपने पास। अमोनियम क्लोराइड था मेरे पास, वो मिला, और सोडियम नाइट्रेट मिला। दोनों मिला के मैंने एक बीकर लिया, में 4 चम्मच अमोनियम नाइट्रेट, 4 चम्मच अमोनियम क्लोराइड और 4 चम्मच सोडियम नाइट्रेट मिला के सब ऐसा घोल बनाया, और फिर उसको बंसन बर्नर के ऊपर रख के हीट करना शुरू किया। और थोड़ी देर बाद मुझे एक स्मेल आना शुरू हुई, वही मीठी स्मेल, चाय की स्मेल, बहुत तेज़ आ रही थी। मुझे समझ में आया कि हाँ, ये बन रहा है अभी। पर मैंने कहा कि यार अगर मैं इसे सूंघूंगा और मैं हंसूंगा तो मैं पागल लगूंगा, फिर क्या पता मुझे ऐसे वहाँ स्कूल से निकाल ही दें। फिर मैंने वहाँ सांस रोक लिया। सांस रोकने की प्रैक्टिस थी मेरी पहले से। जैसा 1 मिनट तक रोक लेता था, 45 सेकेंड 1 मिनट तक तो रोक ही लेते यार, नॉर्मल इंसान भी। ठीक है, मैं वहाँ हाथ ऐसे रुमाल रख के और फिर सांस रोक के ऐसे देख रहा था कि आखिर हो क्या रहा। 30 सेकेंड के बाद मेरे बगल वाला जो स्टूडेंट था, प्रैक्टिकल कर रहा था, वो हंसने लग गया। वो टेस्ट ट्यूब में हीट कर रहा था, यानी क्या कर रहा था वो भी जानता नहीं था। वो ऐसा हीट करके हंसने लग गया। मैंने कहा यार ये हंस क्यों रहा है। फिर उसके अगले 10 सेकेंड के बाद सामने वाला हंसने लगा। फिर 45 सेकेंड, जब थोड़ी देर 1 मिनट हुआ तो आसपास के 3-4 लोग हंसने लगे। और मैंने फिर भाई इतने लोगों को हंसते हुए देखा तो मेरी भी हंसी छूट गई, मतलब सांस कब तक रोक के रखेंगे, फिर मैं भी हंसने लग गया। तो लैब असिस्टेंट ने देखा कि भाई वहाँ पे बच्चे कुछ आपस में हंस रहे हैं, वो वहीं से चिल्ला रहा है। लैब असिस्टेंट कैसे चिल्लाते हैं, हाँ क्या बोलते हैं, क्या कर रहे हो तुम लोग, है ना, चुपचाप एक्सपेरिमेंट करो। और इंग्लिश बोलने की कोशिश करता है, बी साइलेंट, है ना। हाँ, वो वहीं से साइलेंट साइलेंट बोल रहा है, इधर कोई साइलेंट हो भी नहीं रहा। तो वो आया चुप कराने की, क्या बदतमीजी कर रहा है। उसको भी नाइट्रस ऑक्साइड सुनाए थे, वो भी काफ़ी हंसने लग गया। तो हमारे जो केमिस्ट्री के सर थे, वो अभी उस टाइम लैब में नहीं थे। उन्होंने देखा कि अरे यार ये हो क्या रहा है, क्लास में से 5-6 लोग कैसे हंस रहे हैं। तो वो आए, पर वो पढ़े लिखे थे, उनको समझ में आ गया कि किसी ने नाइट्रस ऑक्साइड बनाया। उन्होंने लैब से सभी बच्चों को बाहर निकाला और
फील्ड में जाके लेटा दिया। पर फील्ड में लेटने के बाद क्या हुआ कि यार हम तो ऑलरेडी सूंघ चुके थे बहुत सारा नाइट्रोस। अब हम फील्ड में लेट के हंस रहे हैं। और सीन ऐसा था कि हम 6-7 लोग थे पूरे स्कूल के, जो स्कूल का जो प्लेग्राउंड होता है उसके बीच में लेटे हुए हैं और हंस रहे हैं। और हमारे चारों तरफ लगभग 300 से 400 लोग हमें गोला घेरा बना के देख रहे हैं, और वो हमें हंसता हुआ देख के हंस रहे हैं, और हम उन्हें हंसता हुआ देख के और हंस रहे हैं। ऐसा हंसी का कार्यक्रम चला कम से कम आधा घंटा। फिर थोड़ी देर बाद जब थोड़ा सा नॉर्मल ऑक्सीजन मिली तो थोड़ा देर ठीक पे पेट वेट में दर्द शुरू हो गया था हंसते हंसते। पहली बार ऐसा हंसे थे बहुत दिनों के बाद। पर हाँ, मज़ा तो आया। उसके बाद लैब का एग्जॉस्ट चलाया गया। केमिस्ट्री वाले सर थे, वो सब उनको पता चल गया कि ये हरकत कौन कर सकता है पूरी क्लास में। तो उस दिन तो कुछ नहीं बोले। दूसरे दिन तो हमारे प्रिंसिपल मैम थी, बुलाया उधर, ऐसा लिफाफे में लेटर भर के दिया उन्हें। मैंने सोचा कि नहीं, अरे यार उस टाइम पे फरवरी का महीना चल रहा था, मुझे लगा कि उसमें कुछ रिलेटेड होगा। तो फिर मैंने जब ओपन किया उसको, मैं लिखा कि 1 हफ्ते के लिए रिस्ट्रिकेट कर दिया। फिर लिखा था कि गार्जियन की सिग्नेचर करा के ले आना। फिर गार्जियन सिग्नेचर तो मैं करके दे दिया। वो कैसे होता है तो तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। प्रॉब्लम ये थी कि 1 हफ्ते के लिए रिस्ट्रिकेट हुए हैं, घर पे बता भी नहीं सकते, ठीक है। तो मैं स्कूल से टाइम से निकलता था, घर घर से टाइम से निकलता था स्कूल, फिर और घर पे टाइम पे ही पहुंचता था 1 हफ्ते तक। बीच में फिर मुझे घूमना पड़ता था इधर उधर, पार्क में, सिनेमा हॉल में, खेले, और क्या करते हैं। मेरे से एक ही रिस्ट्रिकेट हुआ था मैं। दो अगर रिस्ट्रिकेट होते, मैं सोच रहा था किसी एक आदमी को और अपने साथ ले लेता, सही रहता। और मैं अकेले ही रिस्ट्रिकेट हुआ था, तो मुझे अकेले ही अय्याशी करनी पड़ती थी मजबूरी में। और फिर बाद में मुझे पता चला कि ये जो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था, ये काफ़ी रिस्की एक्सपेरिमेंट, बहुत खतरनाक एक्सपेरिमेंट था। तुम कभी ज़िंदगी में ऐसा मत करना, क्योंकि ये जो अमोनियम नाइट्रेट है ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सप्लोसिव होता है। मैंने तो पानी में सोल्यूशन बना के बॉयल किया था। अगर गलती से कंसंट्रेशन उसका 1 पॉइंट से ज़्यादा हो जाता और मैं उसको हीट करता, वहाँ पे एक बहुत तगड़ा धमाका होता, ठीक है। और सिर्फ लैब नहीं उड़ती, पूरा स्कूल ही उड़ जाता ना। अमोनियम नाइट्रेट बहुत ही, अब ये मत करना कि स्कूल उड़ाने के लिए अमोनियम नाइट्रेट हीट करने लगे। बम बनाना सिखा रहे हैं, ये सब आईएसआई की ट्रेनिंग चल रही है इधर। देखो मैं जानता हूँ कि बच्चों के दिमाग में रहता है पूरे टाइम कि स्कूल को उड़ा दिया जाए। हाँ, कुछ तो एग्ज़ाम होने के बाद उड़ाने के सोचते हैं, कुछ एग्ज़ाम से पहले ही उड़ाने के सोचते हैं ना। पर कोचिंग में, पीडब्ल्यू में ऐसा मत करना तुम लोग ना। यहाँ लैब ही नहीं है। ये नहीं तो बाहर से खरीद के लाके मत लगा देना है ना। अमोनियम नाइट्रेट बहुत खतरनाक होता है। तुम लोगों ने अभी सुना होगा, अभी जल्दी कोई बेरूत करके एक जगह थी, वहाँ पे पोर्ट पे एक बहुत बड़ा नॉन न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ था। वो अभी तक का सबसे बड़ा नॉन न्यूक्लियर ब्लास्ट था, जो हिरोशिमा के ब्लास्ट के ही इक्वलेंट था। तो वो न्यूक्लियर ब्लास्ट था, ये नॉन न्यूक्लियर ब्लास्ट था। वहाँ पे जैसा अमोनियम नाइट्रेट कोई छोड़ के चला गया था वहाँ, पूरा एक कंटेनर में, शिप में, तो पूरा पोर्ट ही उड़ गया। वो पोर्ट इतना वो लगभग समझ लो कि इतना उड़ा कि 6 किलोमीटर तक जितनी भी बिल्डिंग थी सारी फ्लैट हो गई, सब 6 किलोमीटर तक की बिल्डिंग। और उसका आवाज़ जो है वो 600 किलोमीटर दूर जो आइलैंड है वहाँ से सुनाई दिया। 600 किलोमीटर दूर आइलैंड से, इतना तगड़ा ब्लास्ट था। और अमोनियम नाइट्रेट के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ब्लास्ट होता है अलग बात है, इसके साथ प्रॉब्लम ये है, ये डिकम्पोज होने के बाद N2O रिलीज करता है।
लाफिंग गैस, तो चारों तरफ तबाही फैली है। तुम हंस रहे हो, अजीब सा ही होता थोड़ा। तो मत करना, ये है ना, ये मैंने किया था, तुम मत करना यार। क्वेश्चन दे रहा था, डेविएट हो गया मैं। खैर, तो थोड़ा लाफिंग गैस के साथ साथ ऐसा करते हैं, बैलेंस करने के लिए इधर टीयर गैस छोड़ दो। टीयर गैस जानते हो तुम लोग? अक्सर ये लोग जो आज़ादी के नारे लगाते रहते हैं, तो उनको हटाने के लिए ऐसा आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, है ना। टीयर गैस उनके ऊपर प्रोजेक्ट किया जाता है, तो उससे टीयर गैस ऐसा कुछ नुकसान नहीं करता, बस उससे आंखों में जलन होती है और उससे आंखों से पानी आता है, इसलिए उसको टीयर गैस बोलते हैं। ऐसा नहीं कि उसको सूंघने के बाद इंसान रोने लग जाता है, तो वो कोई टीयर गैस है, वो दारू नहीं है वो। ठीक है। ये हाँ, ये अपना याद करेंगे, अरे सर क्या याद दिला दिया हम। तो टीयर गैस से आंखों से पानी आता है, और लाफिंग गैस से हंसी आती है। एक साइड से टीयर गैस छोड़ा, दूसरी साइड से लाफिंग गैस छोड़ा, ऑब्वियसली थोड़ी देर बाद पूरे कमरे में सभी लोग हंस रहे होंगे और सभी लोग रो रहे होंगे, पर जिसके पास लाफिंग गैस पहुंचेगी वो क्या होगा बे? हंसेगा। और जिसके पास टीयर गैस पहुंचेगी वो क्या होगा? क्या? आ, एक ऐसा स्टूडेंट होगा जिसके पास दोनों गैस एक साथ पहुंचे, ठीक है। और ऐसे में वो जो स्टूडेंट होगा उसका एक्सप्रेशन कुछ ऐसा हो। तो वो हंस भी रहा होगा और रो भी रहा होगा। तुम्हें बताना है, खुशी के आंसू होंगे। तुम्हें बताना है कि वो कौन से नंबर का स्टूडेंट होगा जो हंस भी रहा होगा, रो भी रहा होगा। फोटो बनाओ। अरे फोटो बनाओ। तू लोग ये सब क्वेश्चन देते हो उसको मजाक में लेते हो क्या? मजाक में नहीं, सब क्वेश्चन है, सीरियस क्वेश्चन है ये। हाँ, पढ़ा रहे हैं सब, इनको लग रहा है कि यहाँ पे ऐसे ही। देखो, कैलकुलेट द लोकेंट ऑफ स्टूडेंट। अच्छा अभी कैलकुलेट लोकेंट ऑफ, लोकेंट मतलब उस स्टूडेंट का नंबर है ना। नंबर ऑफ स्टूडेंट बोलने से क्या हो जाएगा कि इससे मिस इंटरप्रेट हो जाएगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट दूसरा भी मतलब निकल सकता है। लोकेंट मतलब ये जो उस स्टूडेंट, कौन से नंबर वाला जो स्टूडेंट है। कैलकुलेट द लोकेंट ऑफ स्टूडेंट which who was first observed, was first observed laughing with tears, laughing with tears। मैं तुम लोग थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ, टीयर गैस का मॉलिक्यूलर वेट दे देता हूँ। ऐसे टीयर गैस का मॉलिक्यूलर वेट
187.5 होता है, पर 188 लेके करोगे तो ज़्यादा अच्छा। कल कितने बजे टेस्ट है तुम लोगों का? 8 से? वही। 8 से 11:20 है, 9 से 12:20? तो बता दिया, नहीं तो पर कुछ लोग 9 बजे पहुंचते हैं। ठीक है, चेक कर लेना कितना टाइमिंग है। मतलब 11:30 बजे से एक्स्ट्रा क्लास ली जा सकती है, नहीं? वो नो सर बोल रहा है। कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? किसके? अपने ही घर जाना है ना? इतना एक्साइटमेंट क्यों ले रहा है? तो रोज ही जाता है अपने घर। बैठ जा, बैठ जा। नहीं रखेंगे एक्स्ट्रा क्लास। इतने जालिम टीचर नहीं है। एक दिन हमको भी रेस्ट करना होता है। और अभी तबीयत मेरी पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुई है। अरे यार, ऐसे पूछ रहे हैं जैसे कैंसर हो गया। नॉर्मल वायरल फीवर है। तो क्या हो गया? क्वेश्चन करो, क्वेश्चन। मैं तुम लोग थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर 1 तो नहीं होगा, और 10 भी नहीं होगा। ये समझ में आता है? कितने लोग सेकंड आंसर निकाले हो? टू वाले हाथ उठाओ। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब क्या 10, 11? किसी पे तो हाथ उठाओ, किस पे हाथ उठाओ? कितने लोग कुछ ना कुछ आंसर निकाल रहे हो? बाकी लोग किसी उस पे भी हाथ नहीं उठा रहे हैं। पहले ऐसा करते हैं, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लाफिंग गैस है और टीयर गैस है, वो निकालते। ये कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ 118 बाई, इसका कितना निकाले मॉलिक्यूलर वेट? 44 है ना भाई? कितना आ रहा है ये?
अराउंड 2 आ रहा है, ठीक है, यही आ रहा है, अराउंड 2 है। इसका मतलब लाफिंग गैस, अगर टीयर गैस एक यूनिट आगे बढ़ता है तो लाफिंग गैस कितना यूनिट आगे बढ़ेगा? तो अगर टीयर गैस ये 10 को क्रॉस करेगा, एक क्रॉस करेगा, तो ये तब तक कितना क्रॉस कर चुका होगा? टीयर गैस अगर 2 स्टूडेंट क्रॉस करेगा तो ये कितना क्रॉस कर चुका होगा? 4। और ये तीसरा क्रॉस किया होगा तो ये कितना क्रॉस कर चुका होगा? 6। इसका मतलब ये जो 7वां स्टूडेंट है इसी के पास कौन पहुंच रहा है? दोनों गैसेस क्या पहुंचेंगी? साइमल्टेनियसली पहुंच। समझ में आ रहा है? बस काउंट करना था, ठीक है। ये कितने लोग सही सही सोच पाए थे? कठिन था। लिखो, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। शॉर्ट फॉर्म में लोग इसको केटीजी बोलते हैं। मैं केटीजी बोलना उतना पसंद नहीं करता हूँ, पर आर के जी फुल फॉर्म भी नहीं मैच करेगा। अच्छा ठीक। देखो, शॉर्ट फॉर्म के साथ दिक्कत ये है ना कि शॉर्ट फॉर्म में हमेशा लोग गलत ही मतलब निकालते हैं, और मुझे पर्टिकुलरली शॉर्ट फॉर्म पसंद नहीं है। मैंने तुम्हें बताया होगा, याद है तुम्हें? वेरी गुड, हाँ हाँ हाँ। तुम्हें उसका फुल फॉर्म बताने की जरूरत नहीं है। पर केमिस्ट्री में और नीट के पेपर में मोस्ट ऑफ द टाइम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को केटीजी लिखा रहता है, और इसीलिए कि अगर तुम लिखते हो तो अच्छी बात है, उस तरह से याद रखो, है ना। पर तुम्हें पता भी होना चाहिए कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस फुल फॉर्म होता है इसका। ऐसा ना हो कि शॉर्ट फॉर्म के चक्कर में अरे फोटो बाद में ले लेना है, तुरंत ही फोटो लगने लग जाता, तो जो उसका फुल फॉर्म है वही भूल जाओ, ठीक है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में कुछ पॉस्टुलेट्स है। पॉस्टुलेट जानते हो ना? एजम्पशंस हैं कि भाई ये अगर चीज़ें सही हैं तो फिर क्या होगा वो देखो, पॉस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में पहला है, जितने भी एटम्स हैं इनको अपन क्या मानते हैं? पहले ऐसा करो, छाप लो और फिर उसके बाद समझाते हैं। तो 2 मिनट का मैं ब्रेक ले लूँगा, लगातार बोलना भी सही नहीं। जल्दी से छाप कर दे।
बारिश हो रही है, लाइट कट रही है। कब लिया होगा? तो सबसे पहला जो एजम्पशन है वो ये कहता है कि ये जो जितने भी गैस के मॉलिक्यूल हैं वो किस शेप के होते हैं, स्फेरिकल शेप के होते हैं। हालांकि एजम्पशन ये उतना करेक्ट नहीं है कि सारे सारे एटम स्फेरिकल होंगे। जैसे अब हीलियम है वो तो कैसा ही होगा, स्फेरिकल होगा, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन है, क्या वो स्फेरिकल हो सकता है क्या पे? नहीं, वो अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड सारे मिक्स करोगे तो ये एक ओवल शेप बनेगा, दिख रहा है। ऐसे ही बहुत सारे होंगे जो हमेशा मतलब स्फेरिकल परफेक्ट नहीं बनेगा, पर इस थियरी में ये माना गया है कि सबको क्या लिया जाएगा, स्फेरिकल लिया जाए, ठीक है। दूसरा एजम्पशन ये है कि जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस है वो नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस। इसको प्रूव करने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन लिख सकते हैं, लिखो। क्वेश्चन करना पड़ेगा मन में। टेम्परेचर ऑफ टेम्परेचर ऑफ 12.3 लीटर वाटर वेपर, वाटर वेपर kept at kept at T27 degree centigrade, T27 degree centigrade and 1 atm pressure, T27 degree centigrade, 327 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या सुन रहे हो तुम लोग? P27 P27 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो सकता है? 327 डिग्री से 327 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। एंड 1 atm pressure is decreased by 300 डिग्री सेंटीग्रेड, 300 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट फाइनल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम एज्यूमिंग प्रेशर इज कांस्टेंट, एज्यूमिंग प्रेशर इज, जल्दी करो।
कितने लोग कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन लिख लिया जिसको सॉल्व करने से आंसर आ जाएगा? सॉल्व भी कर लिए होंगे। ठीक। प्रेशर कांस्टेंट है तो उसके लिए फॉर्मूला पढ़ा होगा तुम लोगों ने। ये फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ये फॉर्मूला कितने लोग सही से लगा पाए हो? हाथ भी उठा रहे हैं। ये कहाँ फार्मूला पढ़ा है? V1 T1 इजल टू V2 T2 होता है या V1 बाई T1 इजल टू V2 बाई T2 होता है? ये होता है। इनिशियली वॉल्यूम कितना दिया? बाई इनिशियल टेम्परेचर 273। 273। 373 दिया था। 373 दिया था ना, तो यहाँ 327 था ना, तो 600 होगा इज इक्वल टू V2 बाई 573। यही तो आएगा। ये एक्सप्रेशन कितने लोग लिखे हो? ऑब्वियसली ये तो गलत होगा क्योंकि इसमें बाई 300 बोले थे न कि 300 नहीं। तो ये कितना आ जाएगा? 300। V2 जो आएगा कितना आएगा? 6.15। यही आंसर आ रहा है। ये कितने लोग सही सही कर पाए थे ईमानदारी से? आते बाकी क्या किए हो गए? ठीक, तो ये भी गलत ही है। अब ये बताओ कि ये क्यों गलत? क्या बोला तूने? हाँ हाँ, नहीं नहीं सॉरी, मैं थोड़ा गलत एक्सप्रेशन दिया, पर हाँ तू बता तूने बोला क्या? एक बात बताओ। 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे H2O तो गैस है, उसके ऊपर तो लग जाएगा, पर 373 से अगर 27 पे आते तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे H2O क्या है वे? लिक्विड है। क्या लिक्विड के ऊपर ये गैसेज लॉ लगता है? काहे लगा रहे थे? लिक्विड के ऊपर पीवी इक्वल टू एनआरटी नहीं लगाते हैं, ये कभी पढ़ा है मैंने जिंदगी में? नहीं पढ़ा है। कितनी बार? एक दो बार तो पढ़ा ही है। एक बार पहली क्लास में पढ़ा है, गैसीय स्टेट पढ़ा है, तो फिर पढ़ा है, अभी एक बार फिर पढ़ा रहा। अच्छा, ऐसा कितना क्वेश्चन देंगे तो लिक्विड के ऊपर पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाना बंद कर दोगे? ये लास्ट है। तो इसके ऊपर तो काम नहीं करेगा, मतलब पानी पे काम नहीं करेगा, तो किस पे काम करेगा वे? खाली गैस पे काम करेगा। उस पर 327 डिग्री सेंटीग्रेड पे पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाते। ये बताओ प्रेशर कितना दिया है, वॉल्यूम कितना दिया है? 12.3। एन नहीं पता, आर की वैल्यू पता है, और टेम्परेचर 600। क्या इसको सॉल्व करके एन की वैल्यू बता सकते हो कितना आएगा? जल्दी बता, एन कितना आ रहा है? कैलकुलेटर्स किया? अभी इतना जल्दी कैलकुलेटर्स कर लिया? अराउंड 0.25 यही आ रहा है। अब अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देख, टेम्परेचर कम करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा? हाँ, नंबर ऑफ मोल्स तो उतना ही रहेगा। टेम्परेचर बढ़ने से नंबर ऑफ मोल्स घटते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स अभी भी रहेगा। तो अगर गैस
वाटर के जो वाटर का जो वेपर है उसका 0.25 मोल है, लिक्विड बनेगा तो भी उसका कितना मोल रहेगा? 0.25 मोल ही रहेगा। अगर इतना मोल है तो कितना ग्राम होगा, ये कोई बता सकता है? 0.25 इंटू कितना? ठीक, ये कितना आ रहा है? 4.5 ग्राम, यही आ रहा है। तो वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? वॉल्यूम कितना आएगा? 4.5, यही आएगा। अरे यही आएगा ना? क्या ये जो 4.5 है, ये 12.3 के रिस्पेक्ट में निगलेक्ट करने लायक है? अरे निगलेक्ट करने लायक है कि नहीं बे? उनको अगर नहीं सर, ऑब्वियसली 12.3 के रिस्पेक्ट में 4.5 निगलेक्ट करने लायक नहीं है, और 12.3 लीटर के रिस्पेक्ट में 4.5 मिलीलीटर निगलेक्ट करने लायक है। इसका मतलब जो टोटल वॉल्यूम, अगर जो लिक्विड है उसको गैस में कन्वर्ट किया जाए, उसका वॉल्यूम जो बनेगा वो क्या बनेगा? बहुत ज़्यादा बनेगा, है ना? तो क्या पूरे गैस के रिस्पेक्ट में उस लिक्विड का वॉल्यूम निगलेक्ट किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। यही सेकेंड वाला पॉस्टुलेट, यही तो पढ़ा रहा है। कितने लोग ये आंसर लिखे थे? 4.5 ml। कोई बात नहीं, इसमें दिमाग लगता है, मैं समझ सकता हूँ। बट पानी के ऊपर, अब से तो पानी के ऊपर पीवी इक्वल टू एनआरटी नहीं लगाओगे। अरे लिक्विड के ऊपर तो नहीं लगाओगे यार। अगला पोस्टुलेट लिखो। ठीक, अरे समझा रहा था ना अभी तो। अब इसके बाद क्या कहते हैं? आइडियल गैस के लिए जो वॉल्यूम होता है वो तो जीरो होता है, रियल गैस के लिए क्लोज टू जीरो होता है, नेग्लिजिबल होता है। जितना भी गैस के मॉलिक्यूल हैं उन सब के ऊपर कौन सा लॉ एप्लीकेबल होंगे? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एप्लीकेबल होंगे, जो न्यूटन साहब के लॉ हैं, वो एफ इजिकल टू एम ए और वो सब पढ़े हो ना, तीनों लॉ। हाँ, वो सब एप्लीकेबल होगा। अब मॉलिक्यूल हैं रैंडम वेलोसिटी से इधर उधर मूव कर रहे हैं कंटेनर में, तो ऑब्वियस सी बात है आपस में उनके उनके क्या होगा? कोलिजन ना। और वॉल से भी कोलिजन होगा, तो आपस में भी कोलिजन होता है, वॉल में भी कोलिजन होता है। और सारा कोलिजन क्या होता है? इलास्टिक होता है। ये क्यों होगा बे इलास्टिक? इलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक कोलिजन जानते हो ना? इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम भी कंजर्व होता है और क्या भी कंजर्व होता है? काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होता है। लेकिन इन इलास्टिक कोलिजन में ना तो मोमेंटम कंजर्व होता है और ना ही क्या कंजर्व होता है बे? ऐसा कुछ नहीं होता है, मोमेंटम तो हमेशा ही कंजर्व रहता है ना? ये फ्लो फ्लो में सब बोल जाते हैं। तो मोमेंटम हमेशा ही कंजर्व रहेगा, चाहे वो इलास्टिक कोलिजन हो चाहे इन इलास्टिक कोलिजन। पर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी इन इलास्टिक कोलिजन। अगर कोलिजन इन इलास्टिक होते तो थोड़ी देर बाद सभी मॉलिक्यूल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, क्योंकि अगर कोलाइड करके उनकी एनर्जी गायब होती रहेगी, थोड़ी देर बाद सबकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। ठीक है? पर वेलोसिटी जीरो होती नहीं है, इसलिए इसका मतलब है कि उनका कोलिजन क्या है बे? इलास्टिक। ठीक है? देखो ये वाला पॉइंट।
आज डेट क्या है? क्या बोल? ऐसा होता है? ये क्या लग रहा है कि तुझे लग रहा है कि स्लो चल रहा है? 2 दिन का? 2 दिन का? 3 दिन का? तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल जो होता है, अच्छा, तुम में से कितने लोगों को लगता है कि सिलेबस थोड़ा स्लो चल रहा है? नहीं नहीं, अरे जिनको लगता है उनको पूछ रहे हैं, जिनको लगता है एक्चुअली में वो हाथ उठाएं। लगता तो हाथ उठाना तो। और कितने लोग लगता है कि सिलेबस फास्ट चल रहा है? मतलब सबको चल रहा है कि सिलेबस सही चल रहा है? फिजिक्स, फिजिक्स तो राय सर पढ़ा रहे हैं ना? वो तो बढ़िया पढ़ा रहा। देखो मैं बताऊं, यहाँ पर हाँ, गोमती नगर में जितने भी फिजिक्स के टीचर हैं, बाकी टीचर्स की इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, पर हाँ, एस एन राय सर को मैं बहुत पहले से जानता हूँ, बहुत पहले, लाइक 12 साल से जानता हूँ। जब से पढ़ाना शुरू किया तब से जानता हूँ। और एस एन राय सर जैसा टीचर तुम्हें नहीं मिलेगा कहीं भी। अगर तुमने कहीं और फिजिक्स पढ़ा होगा तो हो सकता है कि तुम्हें बहुत सारे टीचर मिले हो, पर फिजिक्स में एस एन राय सर जैसा टीचर नहीं मिलेगा अभी भी। जैसा वो पढ़ा रहे हैं एकदम आंख बंद करके उनकी बात मानना, वो कह रहे हैं वही फॉलो करना, अपना दिमाग मत लगाना फिजिक्स में। हाँ, जो सर कह रहे हैं उनकी बात सुनना। हाँ, तो नीट में जो फिजिक्स का कट ऑफ होगा बहुत आराम से क्लियर होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया से उसमें, और फिजिक्स की वजह से सिलेक्शन नहीं रुकेगा तुम्हारा। ठीक है, जो राय सर कह रहे हैं उनकी बात सुनोगे तो। ठीक है, राय सर ही तो नाम है। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में देखो ऐसा है, केमिस्ट्री के साथ दिक्कत ये है ना, केमिस्ट्री 3 टाइप का होता है, तो उसमें फिजिकल वाले में तुम लोगों का मैथ्स का दिक्कत, मैथ्स में फंस जाते हो। और कुछ लोग आईक्यू में ही फंस जाते हैं, जहाँ दिमाग लगाना होता है वहाँ पे अचानक से फार्मूला लगा देते हैं। ऐसा वहाँ इशू हो जाता है, पर खैर कोई बात, धीरे धीरे सीख जाओगे। एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होता है, ये होता है 3/2 RT के बराबर। ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस, ये वैसे तो डेरिवेशन फिजिक्स में है, और डेरिवेशन वैसे 11th 12th में नीट में पढ़ना भी नहीं है, पर एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल गैस जो होता है वो कितने के बराबर आता है? 3/2 RT के बराबर आता है। आर
कौन बोल रहा के टी यार, हमें बता रहे हैं ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है, 1 मोल गैस। और यहीं पे अगर n मोल गैस होता, वही एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ऐसा गंदा लिख रहा है यार, ये 3/2 nRT के बराबर है क्या? अगर 1 मोल गैस के लिए है तो ये 3/2 कितने के बराबर होगा, RT के बराबर, और n मोल गैस के लिए 3/2 nRT के बराबर होगा। हाँ, अगर यही 1 मॉलिक्यूल के लिए होगा, तो इसी में अब जैसे n से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें काइनेटिक एनर्जी जो एवरेज आएगा वो आएगा 3/2 R/RT/NA, इसके बराबर है। समझ में आ रही है बात, RT/NA के बराबर। अगर 1 मोल के लिए तो RT के बराबर आएगा, n मोल के लिए तो nRT के बराबर आएगा। तो अगर 1 मॉलिक्यूल के लिए होगा तो क्या करोगे, 1 मोल वाले में Na से डिवाइड कर दो तो उसी के बराबर है। ठीक है, ये 2/3 कौन लिखा है, ये अंतिम समय चल रहा है क्या यार, इसलिए मेरा दिमाग कम, समय समाप्त होने वाला है। अच्छा, ये 3/2 बड़ा जल्दी समय समाप्त हो गया, थोड़ा लेट आया था मैं। हाँ वो उधर। अच्छा, ये जो बारिश हो रही है तो कहीं जा भी नहीं सकते हो फिर तो बैठो फिर पढ़ो और। अच्छा, आर क्या है, कांस्टेंट, और एन ए भी क्या है, कांस्टेंट। तो इसको मिला के अपन एक कांस्टेंट बोल सकते हैं ऐसा, कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी आएगा वो 3/2 KT के बराबर। ठीक है, इस के को हम क्या बोलते हैं, बोल्ट्समैन, बोल्ट्समैन नहीं, बोल्ट्समैन कांस्टेंट, बोल्ट्समैन कांस्टेंट बोलते हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि ये बोल्ट्समैन साहब को अलग से क्रेडिट काहे दे रहे हैं। आर अपना यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, एन ए अवोगाड्रो साहब का कांस्टेंट है, वो कह रहे हैं कि दोनों कांस्टेंट डिवाइड कर दो तो कांस्टेंट बनेगा, और ये मेरा कांस्टेंट। फिर ऐसे कल को मैं आऊँ कहूँ कि ये देखो थ्री, थ्री भी कांस्टेंट है, और ये 3/2 ये मिला के एक और कांस्टेंट, ये आर के जी कांस्टेंट। तो यही सब करते रहेंगे क्या ऐसे? यस सर। तो ऐसा बोल्ट्जमैन साहब को क्रेडिट देने की क्या जरूरत है, उन्होंने पहले बताया था, कितना पहले पे उन्होंने अवोगाड्रोस कांस्टेंट और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट से पहले ये वैल्यू बताई थी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसलिए उनको क्रेडिट देते हैं, इसलिए नहीं कि वो उनको डिवाइड करके कह रहे हैं कि हमारा कांस्टेंट। ठीक है, तो बहुत पहले वैल्यू बताया था, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोलते हैं इसको। छाप लो, छाप लिए, समय बचा खत्म हो गया। कितना टाइम बचा है मेरे पास, समय समाप्त हो गया। लिखना।